अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लॉ गैट के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम आर्टिकल 1 से लेकर ऑनवर्ड सारे पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। बात फिर वही स्टार्ट करता चलूँ कि जब भी हमने कोई भी लेक्चर सुनना है या पढ़ना है, लेक्चर सुनते वक्त आपके पास वो मुतलका बुक, मुतलका चैप्टर यानी जो उससे रिलेट करता है वो आपके सामने हो, ताकि एग्जैक्ट वर्डिंग जो है ना आप पढ़ के उसका एग्जैक्ट कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड कर सकें। इसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ दफ़ा जो वर्डिंग आपने सुनी होती है, जितना कंसेप्ट आपने सुना होता है वो आधा कंसेप्ट होता है, वर्डिंग कुछ और भी होती है। तो लॉ क्या करता है, लॉ गैट में या पेपर में या टेस्ट में वो स्टेटमेंट ज़रा चेंज होती है, तो यहाँ आकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। इस वजह से हमारा ये पैटर्न है कि जो भी लेक्चर पढ़ना है उसका कंसेप्ट, उसकी बुक आपके पास वक्ती तौर पर मौजूद हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। कॉन्स्टिट्यूशन के जी आर्टिकल होते हैं, इसके सेक्शन नहीं होते। ठीक है, क्यूएसओ के भी आर्टिकल होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 1 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है कि मुल्क का नाम क्या है। द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, इस्लामी जमहूरिया और इसके इलाका जात। पाकिस्तान शेल बी फेडरल रिपब्लिक ऑफ टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हेयर इन रेफर टू एज पाकिस्तान। यानी पहला बात ये याद रखें कि इस पाकिस्तान का नाम क्या है। पाकिस्तान का नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अक्सर लोगों को ये नहीं पता हमारी सोसाइटी में कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है। द इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शेल कंप्राइज, जो पाकिस्तान की हदूदें हैं, जो सरहदें हैं, वो कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ तक इलाका जात है। द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। कितने सूबे हैं? 4 सूबे हैं बेसिकली। द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज द फेडरल कैपिटल। जो इस्लामाबाद है वो हमारा दारुल खिलाफा है, यानी जिसको हम अपना कैपिटल सिटी भी कहते हैं। उसके बाद द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज एंड सच स्टेट्स आर टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूड इन पाकिस्तान वेदर बाई ओकेजन और अदरवाइज। इसमें ये है जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज हैं, अब ये ट्राइबल एरियाज जो क्या हैं, अब ये केपीके का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इमरान खान ने ये किया था कि इनको केपीके में जम कर दिया था। तो ये जो अब नई बुक्स आ रही हैं 2022 और 21 के मुताबिक, उसमें ये चेंज है थोड़ा सा। उसके बाद है सब आर्टिकल 3, पार्लियामेंट क्या है, मजलिस शुरा क्या है। पार्लियामेंट में भी लॉ एडमिट इनटू द फेडरेशन नाउ स्टेट्स और एरियाज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। यानी जो पार्लियामेंट है वो हमारे लॉ और जो हमारी हदूद है उनको वाजे करती है। अब इसके बाद है हमारे पास आर्टिकल 2। इसमें क्या है जी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये नाम है, सूबा जात वो आपको पता है। अब आर्टिकल 2 हमें क्या बताता है, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, जो पाकिस्तान का मज़हब है, जो हमारा मुल्की मज़हब है वो इस्लाम है। ठीक है, आर्टिकल 2 हमें बताता है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कि इस्लाम हमारा मज़हब है। इस्लामिक शेल बी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, जो इस्लाम है वो पाकिस्तान का मुल्की, जैसे हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है ना, इसी तरह इस्लाम हमारा कौमी मज़हब है। इसमें कम्युनिटी ज़रूर हैं, लेकिन हमारी जो शनाख्त होगी ना इस्लामी तौर पर या इंटरनेशनली तौर पर कि पाकिस्तान का इंटरनेशनली तौर पर मज़हब कौन सा है, तो वो हमारा इस्लाम है। ठीक है, बाकी हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, वो पता नहीं कौन कौन से, बाकी सारे हमारे सारे अपने भाई हैं, लेकिन हमारा जो मज़हब इंटरनेशनली तौर पर देखा जाएगा वो इस्लाम देखा जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 2A, the objective resolution to be form part of
सब्सटेंटिव प्रोविजंस। अब ये क्या है? करारदाद मकासद की बात हो रही है। ये कब पास हुई थी? ये सही कह रहा है, 12 मार्च 1949 को ये पास हुई थी। और इससे पहले पाकिस्तान के पास कोई वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। फिर करारदाद, उससे पहले क्या था, ऑल इंडिया जो है ना एक्ट था, उसी के तहत तमाम नज़्म ज़ब्त चल रहा था। हाँ जी। उसके बाद हुआ क्या कि हमने कहा कि हमारी एक स्टेट बन गई है, हम एक सेपरेट मज़हब हैं, सेपरेट मुल्क हैं, तो हमने इस्लाम से कुछ प्रिंसिपल उठाए, उनको हिस्सा बना लिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का उसको नाम दिया। करारदाद मकासद 1949 को 12 मार्च को ये पास हुई। इसके मुताबिक ये हमारा 7 साल मुल्क 56 तक इसी करारदाद पर चलता रहा, क्योंकि 1956 हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके बाद 62 आया, फिर 1973 वाला आया। ठीक है, लेकिन उससे पहले कौन चलता रहा? सिर्फ करारदाद मकासद। इन्होंने क्या किया, इतने इससे पहले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने, 56 का था, 62 का था, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपना हिस्सा नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही ड्राइव किया गया है, लिहाजा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन हिस्सा है। The principles and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annex are hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly। बात वही है कि इन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो मेन हिस्सा है, उससे उसको रिप्रोड्यूस किया गया, दोबारा इसमें बतौर कॉन्स्टिट्यूशन शामिल किया। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल है 3, Elimination of exploitation. The state shall ensure the elimination of all form of exploitation and gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work। यानी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वसाइल हैं, उनको उनकी ज़रूरियात और उनकी कैपेसिटी के मुताबिक, उनकी एबिलिटी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है जी आर्टिकल 24 कह रहा हूँ 4। एलिमिनेशन एक तो होता है किसी चीज़ को निकालना, कोई भी चीज़ हो उसको अंडरलाइन कर लें। राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डील्ड विद इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। द enjoy the protection of law to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law. No person shall be prevented from to be hindered in doing that which is not prohibited by law, and no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do। यानी हर बंदा जो है जितना भी है उसके तमाम वसाइल को, तमाम हकूक़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हर बंदे को मजहबी तौर पर ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी मुकम्मल है, अपनी जायदाद बनाने की आज़ादी मुकम्मल है, और किसी भी बंदे को उस काम से मना नहीं किया जा सकता जिससे उसको लॉ मना नहीं किया जा सकता, और किसी भी इंसान को कोई चीज़ लाने के लिए, कहने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ लॉ को रिक्वायर्ड नहीं है, जो चीज़ लॉ डिमांड करेगा वो देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 5। ये वो आर्टिकल है जिसकी बेस पर इमरान खान ने ये स्टंट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गलत चीज़ को गलत रंग दे दिया था। आर्टिकल 5, loyalty to state and obedience to constitution and law। Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. Obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan। यानी बात ये है, आर्टिकल 5 हमें ये बताता है कि जो भी बंदा है उसकी पहली ड्यूटी ये है पाकिस्तान के हर शहरी की कि वो पाकिस्तान की रियासत के साथ मुखलस हो, लॉयल हो और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हो।
अब जो काम पार्लियामेंट में हुआ था वो एक अलग से डिबेटेबल काम है कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है एकदम से पार्लियामेंट के प्रोसीजर को कह दें कि इन्होंने ये लॉयल नहीं है। हर बंदा लॉ को फॉलो करके आपके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुई थी, तो वो एक अलग से डिबेट है, उस पर बाद में किसी दिन बात करेंगे। ये हमारे चैप्टर का हिस्सा है, वो मैं बाद में बताता हूँ। 62-63 का है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, मैं बताता हूँ आपको बाद में। नंबर 6, साइलेंट रहे, साइलेंट। हाई ट्रीजन, any person who abrogates or subvert or suspend or holds in abeyance or attempts or conspire to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. Any person aiding or abetting or collaborating the acts mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of high treason. An act of high treason mentioned in clause 1 or clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court. Parliament shall be law provide for the punishment of persons found guilty of high treason. अब आर्टिकल 6 ये बताता है कि जो भी बंदा संगीन किस्म की गद्दारी करेगा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान की सालमियत को खतरे का बायस बनेगा या उसको खतरे में डालेगा, उसको खतरे में डालने की साजिश करेगा या खतरा पैदा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए साजिश बनाएगा, उस साजिश का हिस्सा होगा, तो जो भी वो बंदा इन तीनों चारों चीज़ों में शामिल होगा वो किसका मुर्तकब होगा? वो हाई ट्रीजन का, यानी संगीन गद्दारी का मुर्तकब होगा। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 7, फंडामेंटल राइट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। In this part, unless the context otherwise requires, the state means the federal government, parliament, Majlis Shura mean parliament, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan are by law empowered to impose any tax or cess. Cess भी टैक्स को ही कहते हैं, एक तरह का जुर्माना ही होता है जो आवाम से इकट्ठा किया जाता है, टैक्स की ही ये भी एक फॉर्म होती है। अच्छा, इसमें कहना ये चाह रहा है कि स्टेट का मतलब क्या, स्टेट की डेफिनेशन क्या है? स्टेट की डेफिनेशन ये है, स्टेट हमारा एक वफाकी मुल्क है जिसके 2 हाउस हैं, यानी एक पार्लियामेंट है हमारी जिसके 2 हाउस हैं। पहला हाउस क्या है? एक नेशनल असेंबली है और दूसरा सेनेट है। उसके बाद ये हमारे पार्लियामेंट के हो गए। उसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल एरिया है, प्रोविंसेस है। हर प्रोविंशियल की अलग से असेंबली है जिसको हम कहते हैं प्रोविंशियल असेंबली, और यही उसके बाद फर्दर हमारी नीचे गवर्नमेंट्स हैं जिसको हम लोकल गवर्नमेंट्स का नाम देते हैं। तो ये हमारी स्टेट है और ये स्टेट की डेफिनेशंस हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, ये हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, अब आ गया जी हमारा आर्टिकल 8 से शुरू होने वाला 7 बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन कर रहा है कि स्टेट क्या है। तो हमारा मुल्क जो है ये वफाकी मुल्क है, एक इसका वफाक है, बाकी इसकी फर्दर बॉडीज़ हैं। अब वफाक के साथ हमारे पास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। सेनेट के बाद हमारे पास है प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में आ जाती है हर अपने सूबे की प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली के बाद जो हमारी लोकल बॉडीज़ होती हैं जिनको हम बीटी इलेक्शन भी कहते हैं, तो यानी छोटे छोटे ये ज़िले नाज़िम वगैरह, बलदियाती इलेक्शन, ये सही वर्ड है, बलदियाती इलेक्शन। और जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे हैं ये हमारी गवर्नमेंट है। अब आ गया हमारे पास फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 8 से शुरू होता है। लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद और इन derogation of fundamental rights to be void. Any law or any custom or usage having the force of law insofar as it is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void. यानी जितने राइट दिए गए हैं, जितने मामलात आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी जो इनकंसिस्टेंसी है
यानी उनका मुकम्मल तौर पर ना पहुंचना या ना मिलना क्या है, वॉइड है, वो काबिल कबूल नहीं है। बेसिकली होना तो ये चाहिए ना, जो आपका बुनियादी राइट है आपको मुसलसल मिलते रहने चाहिए। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे or abridge the right so conferred, and any law made in the contravention of this clause shall to be extent of such contravention by be void। यानी जो हुकूमत है, जो स्टेट है, उसको कोई ऐसे लॉ, कोई ऐसे मामलात नहीं सेट करने चाहिए जो एक जनरल राइट के मुताबिक, जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो। ठीक है। द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई। अब इसमें यह है कि ये जो हमारे आर्म फोर्सेस एरियाज हैं, इन पर ये प्रोविज़न जो है अप्लाई नहीं होती। उसके बाद ये लेजिस्लेटिव बॉडी जो है ये रूल्स बनाती है, तो ये रूल्स भी अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स ही बनाती है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 हमें बताता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। यानी हर बंदे को सिक्योरिटी फ्राहम करना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का, स्टेट का बुनियादी वो क्या कहते हैं मकसद है, बुनियादी ड्यूटी है एक स्टेट की, कि हर बंदे को प्रॉपर सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। सिक्योरिटी का मतलब ये हरगज़ नहीं है कि हर बंदे के साथ 5 पुलिस वाले छोड़ दिए जाए, मतलब मुल्क में अमन व अमान इस तरह कायम रखे कि हर बंदा आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, और किसी के पास ये राइट नहीं है कि किसी को ना हक कत्ल कर सके, मार सके या उसकी ज़िंदगी छीन सके। ठीक है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। इस वजह से तो 302 या जितने भी पीपीसी के पर्चे होते हैं, एफआईआर होती हैं, वो स्टेट क्यों होता है? जब भी हम बेल करवाते हैं फलां बनाम सरकार, फलां बनाम स्टेट, वो स्टेट इसलिए होता है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी इनको मेंटेन करना। अब जिसने वायलेट किया उसने गवर्नमेंट को चैलेंज किया, बंदे को तो नुकसान पहुंची है, बेसिकली उसने गवर्नमेंट के लॉ को वायलेट किया, गवर्नमेंट की जो रिट है उसको चैलेंज किया। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ में आया? एक एक क्वेश्चन, एक एक आर्टिकल और एक एक सेक्शन के अंदर 100 कंसेप्ट होते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप गौर से सुन रहे हो, सुनने के बाद जब लेक्चर अपलोड होता है तब भी आप सुन लिया करें। इधर बैठने के साथ साथ आपको फर्दर और चीज़ें याद आ जाती हैं जब आप अकेले बैठ के सुनते हैं। आर्टिकल हमारे पास 10 है। Safeguard as to arrest and detention. No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to defend by a legal practitioner of his choice. Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 20 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of nearest magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of the magistrate. Nothing in clause 1 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. अब इसमें यह है कि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान है, उसको बिला वजह बगैर कसूर के बगैर बताए गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आप गिरफ्तार करते भी हैं, किसी ने कोई जुर्म किया उसको इन्फॉर्म करते हैं या बगैर वारंट के भी उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो उसके लिए उसको बाद में पूरी आज़ादी है, पूरी इजाज़त है कि वो अपनी मर्ज़ी का लॉयर चूज़ करे, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करे कि मुझ पर ये केस बन गया है, मुझ पर ये इशू आ गया है, लिहाजा इसका सदेबाब किया जाए, मुझे निकालने का कोई हल निकाला जाए। अब ये नहीं है कि जो बंदा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है या किसी अदारे ने उसको डिटेन कर लिया है, अब बाकियों को मौका ही ना दिया जाए कि उस तक रसाई हासिल करें। लॉ ये कहता है कि जिसको भी अरेस्ट करना है पहले तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, इन्फॉर्म करने के बाद उसको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने, जो मुतलका थाने का मजिस्ट्रेट है, मुतलका एरिया का मजिस्ट्रेट है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसके सामने पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ लॉ। एक चीज़ याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ लॉ।
ये तमाम लॉ, तमाम कानून की माँ है। हाँ, वो बाद में बताता हूँ। उसके बाद है, आप किसी को भी बिला बताए, यानी कोई भी बंदा ऐसे, कोई भी इंसान उठ के किसी को डिटेन या अरेस्ट या काबू में नहीं रख सकता। अगर वो रखेगा तो वो क्या कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। ठीक है, होता है ना, लोग अगवा कर लेते हैं, इसी वजह से उनके खिलाफ अगवा के पर्चे होते हैं। और जो FIRs होती हैं, वही बाद में पहले बताने लगा हूँ द्वार पे, अगेंस्ट स्टेट होती है, क्योंकि उसमें आपने स्टेट की रिट को चैलेंज, क्योंकि लॉ कह रहा है कि आप बिला वजह किसी को काबू नहीं कर सकते। हर किसी, पुलिस वाले बताएंगे, जब अरेस्ट करेंगे बगैर वारंट के भी पकड़ते हैं तो उसके पास उनकी वजह होनी चाहिए। आप उनको तो एक लॉ, जिस बंदे को पुलिस अरेस्ट कर रही उसने तो कोई लॉ वायलेट किया है ना, कोई ऑफेंस किया, इस वजह से उसको कर रही है। बाकी बंदे को कोई उठाता है तो वो तो बस अपनी गुंडागर्दी करता है। उसके बाद है जी, ये बेसिक कंसेप्ट इसका यही है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 10A। आर्टिकल 10A बताता है फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट एंड ऑब्लिगेशंस और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। यानी कोई भी बंदा है जिसको आप अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको आप बिना सुने, बिना समझे, बिना उसका मौक़िफ़ जाने आप उसको सज़ा नहीं सुना सकते। ये आर्टिकल 10A कहता है, फेयर ट्रायल का हर किसी को हक देता है कि जब भी एक बंदे पर चार्ज लगता है उसको पूरा सुना जाए। फॉर एग्जांपल, ए अरेस्ट हुआ है जी, ए ने ये जुर्म किया, इसको अरेस्ट कर लो, ठीक है, ए को आपने अरेस्ट कर लिया, अब इसको सजा सुना दो, नहीं। लॉ ये कहता है भाई उसका मौक़िफ़ सुनो, उसको मौका दो अपने आप को साबित करने का। अगर वाकई मुजरम साबित होता है, गुनहगार साबित होता है, या उसका कोई सिविल राइट उसके अगेंस्ट साबित होता है, फिर उसके खिलाफ फैसला दो। आर्टिकल 10 ये कहता है कि जिसके खिलाफ भी फैसला देना उसको पूरा पूरा मौका दो अपनी सफाई देने का। ठीक है, ये है फेयर ट्रायल। उसके बाद है जी हमारे पास आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में बताता है स्लेवरी, फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड। यानी आर्टिकल 11 का कंसेप्ट ये है कि आर्टिकल 11 जो है वो गुलाम बनाने और जबरी मुशक्क़त करवाने के ख़िलाफ़ है, मना करता है। यानी आप ना तो आपकी पाकिस्तान में किसी को गुलाम बना कर रख सकते हैं, दूसरा ना आप किसी से जुल्म करके, ज़बरदस्ती करके कोई मजदूरी, कोई काम करवा सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ते हैं। Slavery is non-existence and forbidden, and no law shall permit or facilitate its introduction into Pakistan in any form। यानी जो गुलामी है पाकिस्तान में किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लॉ इसको कभी भी अलाउ नहीं करता कि किसी बंदे को आप एज ए गुलाम बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग आर प्रोहिबिटेड। किसी भी किस्म का लोगों पर दबाव या ज़बरदस्ती जो आप काम करवाते हैं वो भी लॉ कहता है मना है। जिस बंदे का दिल है आप उसको ऑफ़र दें कि मेरे पास काम करो, वो अगर उसका दिल मानता है तो वो आपके पास काम कर लेगा, आपके साथ मजदूरी कर लेगा। अगर उसका दिल नहीं है वो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपने लाजमी इधर करना। ठीक है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एंगेज इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर hazardous एम्प्लॉयमेंट। अब जो बच्चा 14 साल से कम उम्र का है ना तो वो किसी फैक्ट्री में काम करेगा, होटल वगैरह कोई भी जगह, हम देखते ज़रूर हैं हर जगह पे बच्चे बर्तन धो रहे हैं, बच्चे पता नहीं वो टायर शॉप्स पर, पता नहीं किधर किधर वर्कशॉप्स पर, और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। लेकिन लॉ कहता है कि अगर ऐसा कोई बच्चा पाया गया, इवन के भट्ठों पर भी, अब जो फोर्स लेबरी है वो कहाँ पे होती है, भट्ठों पे लोगों को कैद करके रखा जाता है। हम हर रोज़ न्यूज़ देखते हैं पाकिस्तान में अक्सर लोगों को काबू करके रखा गया, ये आपने हमारे भट्ठों पे काम करना। तो अब इसमें एक और मसला है, हमें जो तस्वीर दिखाई जाती है ना वो आधी दिखाई जाती है कि भट्ठे वालों ने उन पर जुल्म करके उनको काबू करके रखा हो। भट्ठे वाले भी बेचारे किसी हद तक कुछ मजबूर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
एक घर के 5 लोग हैं, एक भट्ठे पर काम करते हैं। आपको अंदाज़न बताऊं उन लोगों ने पैसे कितने लिए होते, कम से कम 10-15 लाख रुपया लिया होता है उनसे काम करने के लिए एडवांस में। अब वो बेचारे ने तो काम किया हुआ है, मसला तो तब है ना अगर वो उनको मजदूरी ना दे, मजदूरी भी वो उनको देता है। अब लोग क्या करते हैं, 5 लोगों को उन्होंने 15-15 लाख रुपया, 10-10 लाख, 5 लाख भी कर लें, एडवांस लिया होता है। अब उनका 10 लाख देते नहीं है, भाग जाते हैं वहाँ से। वो फिर अपना 10 लाख रिकवर करने के लिए उनको काबू कर लेते हैं। वो फिर न्यूज़ पर आकर, अदालतों में आकर रौला डालते हैं जी हमसे जो फोर्स लेबर करवा रहा है, वो फोर्स लेबर इस वजह से करवा रहा होता है कि भाई मेरे पैसे दो। होता ये है कि ये जो गरीब भी होता है ना, ये भी थोड़े से मेंटल हैं। अब सीरी का, शाह साहब आपको पता है सीरी का कंसेप्ट जो होता है, जो जितने भी गाँव के लोग हैं उनको सीरी के कंसेप्ट का पता होता है। सीरी वो बंदा होता है जो एक ज़िम्मेदार ने अपनी ज़मीनों को पानी देने के लिए, अपने जानवरों को चारा डालने के लिए बंदा रखा होता है, उसको सीरी कहते हैं पंजाबी टर्म में। अब होता क्या, वो भी जितने लोग होते हैं उन्होंने भी 10-10, 5-5, 10-10 लाख रुपया एडवांस लिया होता है एक एक बंदे ने। पूरा टब्बर रह रहा होता है उस हवेली पे, उस डेरे पे, उस ज़िम्मेदार के साथ। अब वो 5-10 लाख उनका पास होता है, यानी वो अभी देने वाला होता है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब बेचारा ज़िम्मेदार तो मर गया ना, या वो जो जानवरों का मालिक है वो तो मर गया, एक बंदा 10 लाख लेके भाग गया। अब उसको नया मजदूर फिर लाने के लिए फिर वो 10 लाख 5 लाख मांगेगा। उसकी कंडीशन ये होती है, जाना है जाओ, खसमा दा सिर खाओ, हमारे पैसे वापस करते जाओ। तो ये ऐसा नहीं करते। फिर होता क्या है, ये 491 के तहत हेबियस की रिट करते हैं, सॉरी उसकी रिट करते हैं। अब से विजा की रिट करने के बाद हाई कोर्ट में आते हैं, जी हाँ हमारे बंदे इन्होंने डिटेन करके रखे हो। अब अदालतों को क्या पता, अंदर की बातें अदालतों को बात पता होती है, लेकिन वो बस उस रिट को फॉलो कर रहे होते हैं जी, कि जाओ आपने पैसे लेने हैं, इनसे रिकवरी का केस करो। ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जितनी खबर हमें बताई जाती है उसका 10% सच होता है, बाकी 90% उसका बैकग्राउंड और होता है। क्योंकि ये जितने रिपोर्टर होते हैं ना, इनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, ये भी है बस एम यहाँ से उठाई बात, वहाँ से उठा के फेंक दी। अब रिसर्च करने, अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये हम जितने गांव हजरात के लोग होते हैं, जितने ज़िम्मेदार लोग हैं, हम हमारा इनसे रोज़ पाला पड़ता है। अब एक ड्राइवर 3 लाख लेके भाग गया, अब नया ड्राइवर लाने के लिए फिर 3 लाख भी गया, ड्राइवर भी गया, नया बंदा फिर लाना पड़ेगा। तो ये सीन होते हैं हमारे यहाँ ज़िम्मेदारों के यहाँ, और जितने भी बड़े और भट्ठे वाले भी और जो फोर्स लेबर करवाते हैं, कुछ गलत भी होंगे, मैं नहीं कहता सारे ठीक होंगे, कुछ करवाते होंगे ज़बरदस्ती लेबर, लेकिन मोस्टली का मसला ये होता है। शाह साहब ऐसे ही है। अच्छा जी, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विस बाय एनी पर्सन अंडरगोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ required by any law for public purpose, provided that no compulsory service shall be of cruel nature or incompatible with human dignity। और कोई ऐसा काम आप उससे फोर्सफुली नहीं करवा सकते जो ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ हो, या जो उस बंदे की अपनी तबीयत के ख़िलाफ़। ठीक है, अगर उसकी मर्ज़ी है तो ठीक है, नहीं तो ठीक। ये जी था हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। No law shall authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission, or for an offence by an penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time the offence was committed. Nothing in clause 1 or in article 270 shall apply to any law making act of abrogation or subrogation of constitution in force in Pakistan at any time since the 23rd day of March 1956 an offence। अब इसमें कहना ये चाह रहा है कि कोई भी सज़ा ऐसी किसी को नहीं दी जा सकती जो लॉ के ख़िलाफ़ मुताबिक जुर्म ही नहीं, जो काम कानून के मुताबिक जुर्म ही नहीं है, उस किस्म के किसी भी मामले की, किसी गलती की, किसी खता की सज़ा नहीं दी जा सकती। हाँ, जो चीज़ लॉ के मुताबिक है
उसमें भी जितनी सजा लॉ अलाउ करता है उतनी दे सकते हैं, उससे बढ़कर भी नहीं दे सकते। ठीक है, आर्टिकल 13 है। Protection against double punishment and self-incrimination. No person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once, shall when accused of an offence be compelled to be a witness against himself. अब इसमें क्या है, सीपीसी का कंसेप्ट आपको बताता चलो इसमें कि रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि एक केस को दोबारा जब एक फैसला हो गया तो दोबारा नहीं सुना जाएगा, वो सिविल नेचर का केस है। लॉ ये कहता है एक बंदे को एक जुर्म की दोहरी सजा नहीं दी जा सकती, ये कंसेप्ट है डबल जियोपार्डी का। यानी कि एक बंदे ने एक जुर्म किया, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने चोरी की है, 379 उस पर लग गई, सजा कितनी है 3 साल, जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है, या दोनों एक साथ भी हो। एक बंदे ने 3 साल काट लिए, चोरी का जुर्म उस पर खत्म हो गया भाई, उसने एक दफा सजा काट ली, अब दोबारा उसी चोरी के जुर्म में उसको दोबारा नहीं पकड़ा जा सकता, लॉ मना करता है। और ना किसी को फोर्स किया जा, एक केस में एक बंदे ने गवाही दे लिया, ठीक है, मैटर वो खत्म हो गया, अब दोबारा किसी को फोर्स भी नहीं किया जा सकता दोबारा आके गवाही दो भाई, ठीक है, जब एक मैटर ही डिसाइड हो गया, खत्म हो गया, बात खत्म। अब इसमें ये होता है कि देखे दिन काउंट किए जाते, सजाएं तो दोनों सुनाई जाएंगी, लेकिन 3 साल ही होगी बेसिकली। ये 300 बेल नॉन बेलेबल, ये बेसिकली इसकी सज़ा 3 साल है। 3 साल की सज़ा के मतलब हमारा, आप कंसेप्ट से हट के बात पूछ रहे हैं, हमारा जनरल कंसेप्ट ये है कि जितने भी ऑफेंस है जिनकी सज़ा 3 साल है या उससे कम है वो मोस्टली बेलेबल होते हैं, लेकिन ये एक जनरल कंसेप्ट ऐसा ही है, कुछ ऑफेंस ऐसे भी हैं जो 2 साल तक भी नॉन बेलेबल है और 3 साल तक भी नॉन बेलेबल है, ठीक है, तो वो एक फर्दर काइंड्स है, उसमें नहीं जाना अभी, वो बाद में पूछेंगे। अब वो बाद में मैं बताता हूँ, इससे नहीं हटना, अभी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने ये कहा है कि फर्दर आपके जितने क्वेश्चन है आप उसको लिख लें, कंसेप्ट से नहीं हटना। आर्टिकल 14 आफ्टर लेक्चर मैं आपको, आप आधा घंटा भी कहेंगे बताऊंगा। इनवॉल्युबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवॉल्युबल, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, यानी कोई भी बंदा उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं कर सकता, ठीक है, और उसके घर की जो प्राइवेसी है उसको भी वायलेट नहीं कर सकता। एक बंदे का घर है, वो अपने घर में रह के जो मर्जी करे, लेकिन चरस ना बेचे घर में रह के, ये मना है, ना शराब बेचे, यानी एक आसान जिंदगी और आम जिंदगी वो गुजार सकता है, ठीक है। आर्टिकल 15 freedom of movement, every citizen shall have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof। यानी अब ये है आर्टिकल 15 हमें बताता है 15 कि पाकिस्तान में रहते हुए हर सिटीज़न को, हर शहरी को मुकम्मल आज़ादी है कि वो पाकिस्तान के किसी भी एरिया में जा सकता है, कहीं भी जाकर रह सकता है, कहीं भी जाके जायदाद खरीद सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, चाहे वो सैफल मलूक झील पे चला जाए, ये बस मजाक के लिए था। तो आर्टिकल है जी 16, freedom of assembly, every citizen shall have the right to assembly peacefully and without arms, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of public order। इन दो चीज़ों को लाइन करो, अंडरलाइन करो, assemble peacefully और विदाउट आर्म्स, इनको अंडरलाइन कर लो।
वो इसलिए कह रहा हूँ कि हर बंदे को अपना ग्रोह जत्था बनाकर जलसा करने की, बैठने की मुकम्मल आज़ादी है। फॉर एग्जांपल हम इधर 15-20 लोग बैठे हुए हैं, 30 लोग बैठे हुए हैं, हमें आज़ादी, हम बैठे हुए हैं। हम यही किसी पार्क में जाके बैठ सकते हैं, किसी ग्राउंड में जाके खड़े हो सकते हैं, यानी अपना ग्रुप बनाकर जत्था। संभल का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना। तो हम इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें, एक तो पीसफुली, दूसरी बगैर असले के। ये नहीं है कि पिस्टल हमारे पास हो या बड़े बड़े वेपन हमारे पास हो और हम खड़े हो जाएं, तो वो लॉ मना करता। ये जो आप जलसे जुलूस होते हैं ना, ये इसी की सेंस है कि हर बंदे को आज़ादी है कि वो जलसे निकाले, लोगों को इकट्ठा करे, इकट्ठा करके जो मर्जी करे, लेकिन ना लॉ को वायलेट करेगा, ना असला उसके पास होना चाहिए। सुकून भी बरकरार रखे और बगैर असले के होना चाहिए। आर्टिकल 17, freedom of association. Every citizen shall have the right to form association or union subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, public under or morality. Every citizen not being in service of Pakistan shall have the right to form or be a member of a political party. अब ये बात एक इम्पॉर्टेंट है। Subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, and such law shall provide that whether the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall within the 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. अब बात क्या करता है आर्टिकल 17 कि हर बंदे को अपनी जमात, अपनी तंजीम, अपनी यूनियन बनाने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन जो सरकारी बंदा है वो किसी भी सियासी पार्टी का, सियासी जलसे का, सियासी तंजीम का हिस्सा नहीं होगा। सरकारी बंदे से मुराद है जो भी सरकारी मुलाजम है, ठीक है। क्योंकि कभी आपने देखा है सरकारी मुलाजमों की तस्वीरें वगैरह जो हैं किसी इलेक्शन वाले के साथ लगी हों कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसके वोट मांग रहा हूँ? अगर लगती हैं तो अगर कोई उसकी शिकायत कर दे ना, उसकी जो नौकरी भी जा सकती है। लिहाजा जो समझदार जितने सरकारी मुलाजम हैं, चाहे इंटरनली तौर पर किसी को सपोर्ट करते ही हों, करते भी हैं सारे, लेकिन वो कभी मंजर आम पर नहीं आते वाज़े तौर पर किसी भी सियासी जमात के साथ, क्योंकि उनको पता है कि लॉ मना करता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है। वो पर्सनल चीज़ें हैं, उनको छोड़ दें, वो अब इसकी क्या जी, अब कोई भी दूसरी चीज़ है लॉ के मुताबिक रीज़नेबल किसी पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई है, किसी पार्टी पर, किसी तंजीम पर, तो वो मैटर क्या है वो 15 दिन के अंदर अंदर आगे भिजवाना ज़रूरी है। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। अब कोई जमातें होती हैं ना गैर सियासी एक्टिविटी करने लग जाती हैं, गैर शहरी एक्टिविटी करने लग जाती हैं, मुल्क का अमन तबाह करने की सिचुएशन में लग जाती है। अब ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कुछ मजहबी भी हैं, कुछ सियासी भी हैं, तो लॉ क्या करेगा, उनको रिस्ट्रिक्शन लगा देगा और 15 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसका फाइनल डिसीजन देगी। ठीक है। आर्टिकल 18, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। इसका जो सिंपल फार्मूला है पढ़ देता हूं, बल्कि सब्जेक्ट टू सच क्वालिफिकेशंस if any as may be prescribed by law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation and to conduct any lawful trade or business. साइलेंट। अच्छा, अब लॉ इसमें यह कहता है आर्टिकल 18 के मुताबिक कि कोई भी बंदा है पूरे पाकिस्तान में हर वो प्रोफेशन जिसको लॉ अलाउ करता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप बने। आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, करें, लेकिन वो कारोबार, वो बिजनेस जो लॉ कानून अलाउ करता है, जो कानून के खिलाफ ना हो। यानी आप चरस का कारोबार नहीं शुरू कर सकते, आप शराब का कारोबार नहीं कर सकते,
आप वो पाउडर वगैरह, गांजा वगैरह, पता नहीं क्या क्या प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, असले की डायरेक्ट खरीदो फरोख्त नहीं, यानी वो चीज़ें जो लॉ मना करता है, जिसको लॉ प्रोहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है, वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। बाकी आप हर नेचर का, कपड़े का बिजनेस करें, चावल का करें, गंदम का करें, और भी बड़े बिजनेस हैं लॉफुली। आप हर किस्म का पाकिस्तान में बिजनेस कर सकते हैं, हर किस्म का प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो जिसको लॉ मना ना करता हो। ये टिक टिक बंद करते हैं, वो उसको छोड़ दें, बाद में बात करते हैं, कंसेप्ट से आगे ना हो। आर्टिकल 19, freedom of speech. Every citizen shall have the right to freedom of speech and expressions, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restriction imposed by law, in the interest of the glory of Islam, or the integrity, security, or defense of Pakistan, or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency, or morality, or in relation to a contempt of court, commission, or instrument to an offense. अब इसमें बात पता क्या कहता है कि हर बंदे को बोलने की, तकरीर करने की, अपना राय देने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन वो राय मुल्क के ख़िलाफ़ ना हो, वो राय किसी डिफेंस के अदारे के ख़िलाफ़ ना हो, वो राय मजहबी तौर पर किसी फ़िक्के को हर्ट करने के लिए, किसी इंसान की तजलील करने के लिए, चाहे मजहबी हो चाहे गैर मजहबी हो, वो राय इस तरह की ना हो। वैसे आप जनरली सियासी तौर पर अपनी राय दें, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, वो एक सेपरेट चीज़, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, लेकिन उसमें ये चीज़ें रखनी कि वो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा ना बने, और आपने वो तकरीरें भी नहीं करनी जो आपका रिलेशन दूसरे मुल्कों के साथ ख़राब करे। बस आपको बोलने की आज़ादी है, आप कहते हैं मैंने अपनी इबादत अपने लोगों में जो मर्जी बात करो, लोगों में इश्तिहाल ना दिलाओ कि आपका फ़िक्का क्या कहता है, क्या कहता है। यार आपका फ़िक्का, आप अपने फ़िक्के पे कायम हो, बात ख़त्म है। मेरा फ़िक्का जो कहता है मैं अपने पे कायम। इसको मजहबी रंग देकर बड़ी बड़ी तकरीरें करने का मकसद नहीं है ताकि मुल्क में इंतशार फैल जाए, ऐसा सीन क्रिएट नहीं करना, ये लॉ कहता है। उसके बाद है जी आर्टिकल 19 से हसैन नहीं सुनो बस। Right to information. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. यानी हर बंदे के पास राइट है कि वो हर इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल करे जो ज़रूरी है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन जितनी लॉ अलाउ करता है, वो नहीं है कि पाकिस्तान ने बम कहाँ पे रखे हुए और उसके अंदर जाना कैसे है। तो वो जो सीक्रेट चीज़ें हैं जिन पर लॉ इम्पोज होता है, उन पर आप एज ए सिटीज़न दबाव नहीं डाल सकते कि ये हमारा राइट है। लॉ ये कहता है जितनी चीज़ें आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हमारा बजट कितना है, हमारे बजट का हिस्सा डिवाइड कितना गया है, हमारे इलाके के लिए कितनी चीज़ें लगी हैं, ये बजट कितना हमें अलाउ किया गया है, यानी जो एक जनरल चीज़ें हैं ना, लॉ कौन कौन सा है जी हम पर एप्लीकेबल होता है, कौन कौन सी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारे पर टैक्स कितना ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप हासिल करो किसी भी अदारे से। लेकिन जो चीज़ें लॉ ने मना की हैं कि उनके बारे में, वो जो सीक्रेट है उनको ना छेड़ो, अगर छेड़ेंगे तो वो जुर्म होगा। आर्टिकल 20, freedom to process religion and to manage religious institutions subject to law, public order, and morality. Every citizen shall have the right to profess, practice, and propagate his religion, and every religion, denomination, and every sect thereof shall have the right to establish, maintain, and manage its religious institution. यानी हर मज़हब को अपनी मजहबी एक्टिविटी करने की आज़ादी है, और हर मज़हब आज़ादी के साथ अपने मजहबी अदारे जो हैं, अपनी मजहबी इबादत गाहें जो है वो बना सकता है। Safeguard against taxation for purpose of any particular religion. No person shall be compelled to pay any special tax to proceed of which are to be spent on the propagation or maintenance of any religion other than his own. यानी भी किसी भी मजहब पर मजहबी ऑब्लिगेशन पर जुर्माना नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा। पहले ये होता था कि कुछ मजहब पर अपनी मजहबी फ्रीज़े भी सर अंजाम देने पर टैक्स होता था, पहले होते थे। लेकिन लॉ ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कोई भी अपनी मजहबी आज़ादी करेगा, मजहबी एक्टिविटी करेगा, उस पर कोई टैक्स, कोई अमाउंट जुर्माना वगैरह आयद नहीं होगा। आर्टिकल 20
22 है नहीं, इसको ये जो है ना हमारा इसके जो है ना फंडामेंटल राइट्स वो आज सारे कंप्लीट करने हैं, ताकि ये हमारी चीज़ें जो है ना ये लेक्चर सारा कंप्लीट हो जाए। मैं भी इसी चीज़ में। उसके बाद आर्टिकल 22 सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 21 अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 22। No person attending any educational institution shall be required to receive religious instruction or take part in any religious ceremony or attend religious worship if such instruction, ceremony or worship relates to the religion other than his own. In respect of any religious institution, there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relation to taxation. अब इसमें बात पता क्या करता है, आर्टिकल 22 के मुताबिक किसी भी अदारे में आप उसको खास मजहब खास फिक्के की बुनियाद पर ट्रीट नहीं कर सकते। हर किसी को हर अदारे में अपनी मजहबी मामलात जो है करने की मुकम्मल इजाज़त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो ये क्रिश्चियन अदारे हैं ना बड़े बड़े प्रोमिनेंट शहरों के, इनमें जब इनका अपना लेक्चर चल रहा होता है ना, उस वक्त जो हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, वो उनको कारी साहब कुरान पाक पढ़ा रहे होते हैं, कुरानी तालीमात दी जा रही होती हैं। यानी यहाँ बात ये की जा रही है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, यानी मजहबी बुनियाद पर ये नहीं कि एक फॉर एग्जांपल एक लेक्चर इस्लाम याद का, अब इसमें क्रिश्चियंस को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप भी वही सब्जेक्ट चूज़ करो, ठीक है, या उसी चीज़ को पढ़ के आओ। भाई उनका अपना मजहब है, लॉ उनको इजाज़त देता है कि वो अपने सब्जेक्ट के मुताबिक अगर कोई और चूज़ करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई मजहबी अदारा है तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पर उस पर जो गैर मज़हब है उस पर टैक्स होगा और बाकी पर टैक्स नहीं होगा। ये सारी जो क्या हैं ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर बंदे को प्रॉपर आज़ादी। प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 23 every citizen shall have right to acquire, hold and dispose of property in any part of the Pakistan subject to the constitution and any reasonable restriction imposed by law in the public interest। यानी हर बंदे के पास राइट है, इख्तियार है कि वो जहाँ पे चाहे अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपनी जायदाद मेंटेन कर सकता है। आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। यानी आर्टिकल 24 के तहत हर बंदे के पास प्रॉपर आज़ादी है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर सके, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर सके। इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत कोई हुकूमती काम के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी, कोई प्रॉपर्टी हासिल करेगी, तो उसका अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रॉपर रेट अदा करेगी, प्रॉपर अमाउंट अदा करने के बाद वो तब उसकी ज़मीन, उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 25 equality of citizen, all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law. There shall be no discrimination on the basis of sex, ये sex gender की सेंस में लीजिएगा। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for the protection of women and children। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि तमाम सिटीजन जो हैं वो बराबर हैं, चाहे मर्द हैं चाहे ख़वातीन हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी है, चाहे वो ट्रांसजेंडर ही क्यों नहीं है, जब सेक्स की बात आ गई है तो वो जेंडर्स की बात हो रही है कि सेक्स की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर किसी के साथ कोई मुतसबाना रवैया या डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। लॉ की नज़र में तमाम क्या है, बराबर हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, ठीक है। और लॉ कोई प्रिवेंट नहीं करता कि आप ख़वातीन की हिफाजत के लिए कोई अलग से लॉ बनाएं, लॉ अलाउ करता है, ठीक है। हाँ, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी है ना। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 5 to 16 ईयर इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय लॉ। अब आर्टिकल 25A के मुताबिक 5 से 16 साल की एज तक
बच्चों को जो फ्री एजुकेशन देना काम किसका है? स्टेट का काम। तमाम पाकिस्तान में 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक की तालीम जो है फ्री है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि मैट्रिक तक। उसके बाद है जी आर्टिकल 26, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। In respect of access to place of public entertainment or resort not intended and for religious purpose only, there shall be no discrimination against any citizen on the ground only of a race, religion, caste, sex, residence on place of birth. Nothing shall prevent the state from making any special provision for women and children. अब इसमें यह है आर्टिकल 26 के मुताबिक कि पाकिस्तान की हर जगह पर, हर प्लेस पर, हर सिनेमा में, हर मॉल में, हर शॉपिंग एरिया में, हर बाज़ार में तमाम लोगों को जाने की, शॉपिंग करने की, फिरने की, घूमने की आज़ादी, चाहे सिनेमा हॉल्स हों, चाहे पार्क्स हों, कोई भी जगह है पाकिस्तान की, किसी को मज़हब की, ज़ात की बुनियाद पर, जेंडर्स की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर बंदा विज़िट कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, बाबे, औरतें, मर्द, सारे कुछ। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 हमें बताता है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस ऑन और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें यह कहा जा रहा है कोई भी बंदा है पाकिस्तान में, अगर उसकी कोई सिलेक्शन हुई है किसी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर वैसे क्वालिफिकेशन के हवाले से कोई अपॉइंटमेंट हुई है, वो एक सेपरेट चीज़ है। फॉर एग्जांपल अब एक बंदा 11वें स्केल पे अपॉइंट हुआ है, एक बंदा 17 स्केल पे अपॉइंट हुआ है, वो एक जनरल डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि वो स्केल की बुनियाद है, क्वालिफिकेशन की बुनियाद है। अब अगर एक सारे 17 स्केल पे अपॉइंट हुए हैं तो उनमें किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी कि ये औरत है या ये किसी और मज़हब का है, नहीं। एक स्केल पर जो सारे लोग हैं उनको कोई ज़ात की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर या जेंडर की बुनियाद पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी किसी भी अदारे में, किसी भी सर्विसेज मैटर में। उसके बाद है जी 28 प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 5251 any section of citizen having a distinct language, script or culture shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institution for that purpose। अब आर्टिकल 28 के मुताबिक, 28 के मुताबिक हर बंदे को मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपने कल्चर, अपनी रसूमात, अपने रवाजात को प्रमोट करे, अपनी सकाफ़त को प्रमोट करे, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। जो KPK वाले हैं वो अपने कल्चर को प्रमोट करें, जो हम पंजाबी हैं हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, सिंधी अपने कल्चर को, लेकिन उस चीज़ का प्रमोट करने का मकसद ये हरगज़ नहीं होना चाहिए कि वो मुल्क में कोई इंतशार फैलाए। हाँ, अपनी मजहबी और सकाफ़ती रवायात को हर बंदा प्रमोट कर सकता है अपनी हद तक, एक अच्छे पर्पज़ के साथ। अपनी रवायात को कायम रखना तो एक ज़िंदा कौमों की निशानी होती है ना, लेकिन इसको गलत रंग नहीं देना। ये जी था हमारा फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 1 से लेकर 28 तक जिसको हमने 1 बाय 1 करके लाइन वाइज पढ़ा है, उसको मैंने ये कहा था कि इसके कंसेप्ट सुनने के साथ साथ जर्नल छोटे छोटे कंसेप्ट लिख लिया करें ताकि कोई भी चीज़ आपको भूले ना। ये हमारे लॉ गेट के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लेक्चर था, और ये लेक्चर ना सिर्फ लॉ गेट के हवाले से बल्कि हर हवाले से एक ऑथेंटिक लेक्चर था। शाह साहब